पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ बढ़ रही है, मैं उस तरफ आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा तारीख का हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप आज के केस को माजी के केसेस के साथ सामने रख के इसको समझ सकें। पाकिस्तान की तारीख में 3 दहाइयाँ बड़ी खौफनाक थी। पहली 50 की दहाई, उसके अंदर इसी किस्म की सियासी पोलराइजेशन थी जिस तरह आज है, बल्कि उस दौर में डिप्टी स्पीकर ढाका के अंदर उनको कौमी असम्बली के अंदर सीट के ऊपर कत्ल कर दिया गया था, उनके ऊपर हमला हुआ था और वो दुनिया की तारीख में पहले डिप्टी स्पीकर थे कि जिनको असम्बली की बिल्डिंग के अंदर कत्ल कर दिया गया था। वो शदीद ज़ख्मी हुए थे, अस्पताल जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया था। और उस वक्त पे बिल्कुल इसी तरह रोज़ हुकूमत बन रही थी, रोज़ हुकूमत जा रही थी। कुछ 16-16, 17-17 दिनों की हुकूमतें भी रहीं। एक प्राइम मिनिस्टर लाया जाता था और वो अभी टिक नहीं पाता था तो उसको चेंज करके दोबारा एक नया प्राइम मिनिस्टर आ जाता था और रोज़ फिर उसमें गवर्नर जनरल भी तब्दील होते रहे। बड़ा ही खौफनाक वो दौर था और उसमें बल्कि ब्यूरोक्रेट जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ब्यूरोक्रेट थे, उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया। वो अनइलेक्टेड गवर्नर जनरल थे। तो एक ऐसी खौफनाक सूरत हाल हुई कि जिसके अंदर मुल्क चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की तरफ से एक जो तासुर था वो सामने आया था, एक बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि इतनी मैं धोतियाँ नहीं बदली मैंने अपने ज़िंदगी में जितनी यहाँ पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंटें हुकूमतें बदल रही हैं। तो ये उस वक्त पाकिस्तान की सियासत के मुंह के ऊपर तमांचा था ये बात। तो वो उसका अल्टीमेटली एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ कि 1958 के अंदर मार्शल लॉ लग गया और अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान सामने आए और उसके बाद 10 साल तक जो हुकूमत थी वो फौज के पास रही। तो अगर आप उसको देखें तो यानी उस सारे क्राइसिस का क्या नतीजा निकला? मार्शल लॉ निकला। उसके बाद जो दूसरा दौर है उसके 70 की दहाई कहते हैं। 70 की दहाई में पाकिस्तान टूट गया, दो लख्त हो गया, मशरकी बाजू हमारा कट गया, वो बांग्लादेश बन गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बाकी पाकिस्तान जो बचा कचकुचा पाकिस्तान था उसकी अनान संभाली, उसको चलाने की कोशिश की और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ 9 सियासी जमातों का इत्तेहाद हो गया। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। 1975 के इलेक्शनों के दरमियान बड़ा खौफनाक किस्म का टर्माइल पाकिस्तान के अंदर आया और सड़कों के ऊपर उस वक्त लाशें भी बिखरीं, उसमें खून भी निकला, उसमें ईंटें भी मारी गईं, उसमें नारे भी लगे, उसमें गद्दारी का नारा भी लगाया गया, एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता भी कहा गया। उस दौर में बड़ा ही खौफनाक दौर था और अल्टीमेटली उस दौर का एंड क्या हुआ? मार्शल लॉ लग गया और जनरल ज़िया-उल हक साहब ने अनाने इक़्तिदार संभाल ली। 10 साल तक वो फिर इस मुल्क के हुक्मरान रहे। लिहाजा उस दहाई को, 70 की दहाई को भी हम पाकिस्तान में आइडियल दहाई नहीं कह सकते, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊँ कि जो 50 की दहाई थी उसमें भी पाकिस्तान चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह माशी अमूर ख़राब थे, इसी तरह सियासी पोलराइजेशन थी, इसी तरह सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान जो डिफेम का शिकार हो रहा था, इसी तरह सरहदी इशू थे, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात होने शुरू हो गए थे। सेम इसी तरह 70 की दहाई में जब ये प्रॉब्लम्स पैदा हुए तो इसी किस्म के मसाइल थे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए पाकिस्तान के, रशिया के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए, इंडिया के साथ उस दौर के अंदर ताल्लुकात ख़राब हो गए और ज़ाहिर है उस वक्त हमारे कैदी जो 90,000 कैदी जो थे इंडिया के पास था, वो सारा क्राइसिस आप खुद देख लें। तो वो दौर भी को बहुत अच्छा आइडियल दौर नहीं था, बड़ा ही खौफनाक दौर था। और उसके बाद 1990 की दहाई को पाकिस्तान की सियासी जो तारीख है उसमें बड़ा बदतरीन दौर समझा जाता है। उसके अंदर भी यही होता था कि एक हुकूमत बनती थी, उसको गिराया जाता था। पंजाब के अंदर पोलराइजेशन होती थी, पंजाब के अंदर एक जो पार्टी थी उसका मैंडेट चोरी करके दूसरी पार्टी को दे दिया जाता था, दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी से छीन लेती थी, फिर पहली पार्टी छीन लेती थी। उस वक्त जो सदर साहब होते थे उनके पास 58(2)B के अख्तियारात होते थे, वो किसी भी हुकूमत को चलता कर सकते थे, किसी भी असम्बली को तोड़ सकते थे। तो उस वक्त गुलाम इसहाक खान साहब ने 2 असम्बलियाँ तोड़ दी, बेनज़ीर भुट्टो को फारग करके भेज दिया, फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, उनको फारग कर दिया गया। तो वो सिलसिला चलता रहा, कभी सदर नहीं है, कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, कभी गवर्नर नहीं है, कभी सूबाई गवर्नर नहीं है, कभी सदर साहब गायब हो गए, कभी चीफ मिनिस्टर को उड़ा दिया गया, कभी सारे ब्यूरोक्रेट्स को फारग कर दिया गया। वो बड़ा खौफनाक दौर था उस दौर। और उस दौर का एंड अप भी क्या हुआ? उस दौर का एंड अप भी ये हुआ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो लिहाजा वो सारे सिस्टम को लपेट दिया गया। अब ये चौथी मरतबा ऐसा वाक़या हो रहा है पाकिस्तान में। अब ये चौथी दहाई है जिसको हम माइनस नहीं कर सकते, जिसको अब साइड पे नहीं रख सकते। ये दहाई 2020 से स्टार्ट होती है। 2020 को अगर आप नज़र में रखें और उसके बाद देखेंगे पाकिस्तान में क्या हुआ। पाकिस्तान में वही कुछ हुआ जो 1990 की दहाई में हुआ था, वही कुछ हुआ जो 1970 की दहाई में हुआ था और वही कुछ हुआ जो 1950 की दहाई में हुआ। इसी तरह सियासी पोलराइजेशन बढ़ गई, इसी तरह तसादम बढ़ गया, इसी तरह इदारों के ऊपर एतराज़ात शुरू हो गए,
इसी तरह तेरा जनरल मेरा जनरल, तेरा मीडिया मेरा मीडिया, तेरी अदालत मेरी अदालत शुरू हो गया और ये सिलसिला चलता 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 आज 2022 के जुलाई के आखिरी हफ्ते में दाखिल हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पोलराइजेशन है ये कोई नई नहीं है, ये कोई नया वाक़या नहीं है पाकिस्तान की तारीख में। इन वाक़यात को अगर आप 1990 की दहाई में, 1970 की दहाई में, 1950 की दहाई में रख के देखेंगे तो ये सेम वही खेल है जो नए चेहरों के साथ खेला जा रहा है। बल्कि इसमें कई चेहरे तो ऐसे भी हैं जो पुराने भी हैं, यानी पुराने चेहरे हैं, पुरानी बोतल है, पुरानी शराब है, और कुछ नए चेहरे हैं, कुछ नई बोतलें हैं, कुछ नई शराबें हैं, लेकिन कहानी एक ही है। ये कहानी पिछली कहानियों से मुख्तलिफ नहीं है। अब सवाल यह है कि इस सारे खेल का एंड अप भी कहाँ होगा। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन सिर्फ आपके पास एक ही बचेगा कि अगर ये पोलराइजेशन फैलती चली गई और जिस तरह इसमें अब सदर साहब भी दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी दाखिल हो जाते हैं और ये फैसला कर लिया जाता है अपोजिशन की तरफ से कि आप नया आर्मी चीफ नवंबर से पहले लगा दें, तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं ये गवर्नमेंट कोई नया इनिशिएटिव ले लेती है तो अल्टीमेटली क्या होगा। इस क्राइसिस का एंड अप भी डेफिनेटली मार्शल लॉ की शक्ल में होगा, क्योंकि आपको इन सारी चीज़ों को अनडू करने के लिए आपको एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। और बड़ी सर्जरी इस वक्त पाकिस्तान में क्या है, वो यही है कि आप दोबारा मार्शल लॉ लगा दें। अगले अब सवाल ये है कि मार्शल लॉ लगाएगा कौन? क्या फौज लगाएगी? मेरा ख्याल फौज नहीं लगाएगी, क्योंकि फौज इंटरेस्टेड नहीं है सारे काम में। फौज ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से मामला संभल जाएं, लेकिन अब ये मामला फौज के हाथ से भी निकल चुके हैं, लिहाजा वो भी इसको संभाल नहीं पाते। तो अब होगा कैसे फिर? अब ये भी सवाल है ना कि एक शख्स ने ऊपर से गिरना है, लेकिन गिरेगा कहाँ पे, या इस सैलाब आया गुजरेगा कहाँ से? तो उसका अब एक ही हल नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सो मोटो ले और सो मोटो लेने के बाद वो कहे कि ये सियासी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और इस पोलराइजेशन को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता 1971 की सूरत का शिकार हो जाएगा, हम श्रीलंका की तरह डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करे कि तमाम सियासी क़यादत को एक जगह बिठाया जाए और बिठाने के बाद उनके सामने एक एजेंडा रखा जाए और उनको मजबूर किया जाए कि उस एजेंडे पे वो कोई ना कोई लाहे अमल तय करें। उसके अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उसके अंदर आर्मी चीफ की तकर्री जो उसके बारे में इन ब्लैक एंड वाइट हर चीज़ का एक लाहे अमल होना चाहिए। क्या उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, यह भी उसके अंदर होना चाहिए। फिर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स का सिस्टम क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट्स का क्या सिस्टम होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट्स का क्या सिस्टम होना चाहिए, हमारी जो माशी अमूर बाकी माशी अमूर है जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर बिजनेस है, ये सारे के सारे उनका पैटर्न क्या होना चाहिए हो। डेवलपमेंट का फैसला किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट जो है उसको कैसे किया जाना चाहिए और उसके साथ साथ एहतसाब का दायरा तय किया जाए कि अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो क्या चलते हुए प्रोजेक्ट को रोक कर एहतसाब शुरू किया जा सकता है या प्रोजेक्ट के खात्मे के बाद शुरू किया जाएगा, या जिसने उस प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए हैं क्या उसको सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती, उसका फैसला किया जाए। और इसके साथ साथ अगर आइन के अंदर कोई तब्दीली की ज़रूरत है तो उसका तयन किया जाए कि किस किस्म की तब्दीली उसके अंदर चाहिए, क्योंकि हमें यह मानना होगा कि 1973 का आइन 2023 का मुकाबला नहीं कर सकता। अब सिस्टम बदल गया हुआ है, हालात बदल गए हुए हैं, तो हमें पुराने आइन को हालात के मुताबिक ढालना होगा। तो इस चीज़ का भी फैसला किया जाए और ये फैसला करने के बाद एक नया चार्टर बना के उसको आइनी कवर दे दिया जाए, तमाम लोगों को दोबारा कौमी असम्बली वापस लाया जाए और वहाँ पे सब लोग बैठ के ये फैसला करें कि जो हमने फैसला किया है अब उसके मुताबिक एक नई आइनी तरमीम की जा रही है और इस आइनी तरमीम को कानूनी और आइनी हैसियत हासिल है, अब इसको कोई छेड़ नहीं सकता। और उसके बाद अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर देती है तो उस फैसले को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन फ़ौज को दे सकती है कि ऐवान सदर के अंदर सबको बिठाएं और फ़ौज उसको गार्ड करे, फ़ौज वहाँ पे इंश्योर करे कि सब लोग वहाँ पे आएंगे और जब तक ये मसला हल नहीं होगा ऐवान सदर से बाहर नहीं निकलेंगे, और यूँ ही निकलते हैं उसके बाद ये मसला हल हो गए फिर जाके मामलात को आगे चलाया जाए। और इस दौरान अगर कोई शख्स वहाँ पे नहीं जाता या वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं मानता तो उसको ताहयात सियासत के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। यही अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस किस्म का कोई फैसला करे तो उससे तो सोल्यूशन मुमकिन है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करती और स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल से बाहर निकल के ये मुल्क को संभालने की कोशिश नहीं करती तो आप यकीन करें कि फिर हम 1.5 महीने बाद श्रीलंका की पोजीशन में होंगे। और अगर हम श्रीलंका की पोजीशन पे आ गए खुदा न खास्ता तो हमारी रिकवरी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन है कि इसको समेटना इतना आसान काम फिर नहीं होगा। फिर ये याद रखें कि गवादर चीन ले जाएगा
आज़ाद कश्मीर के ऊपर इंडिया कब्ज़ा कर लेगा और हमारा जो एटमी प्रोग्राम है वो यूरोप या अमेरिका उसके ऊपर उस पर कब्ज़ा कर लेगा। ये जो कहा जाता है ना कि अमेरिकन फोर्सेस आ जाएंगी, खुदा ना खासा वो वक्त आया तो अमेरिकन फोर्सेस आ जाएंगी, तो फिर हम अगर उससे बचना चाहते हैं उस सारे अंजाम से, तो फिर हमें चाहिए कि अल्टीमेटली एक इनिशिएटिव लें और सब सियासतदानों को इकट्ठा बिठा के एक मुश्तरका लाहेमल तय करें और तय करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, फिर ही जाके ये मुल्क बच सकता है। वरना ये वाकई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, इतने खौफनाक प्रॉब्लम है कि इनको समेटना इतना आसान नहीं होगा।